वेलकम टू द चैनल। तो यहाँ पे आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी के बीच में से उठा के बनाए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला सवाल हमारे पास है जो पेज नंबर 99 पे दिया हुआ है। 99 से ये सवाल लिया हुआ है कि एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना एंड कैरिंग करंट इतना, द नंबर डेंसिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इज दिस मच। तो नंबर डेंसिटी के बारे में जानते हैं कि एक यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं। तो वो है हमारे पास इतना कि 1 मीटर क्यूब में 1 मीटर क्यूब यानी कि 1 मीटर का क्यूब, 1 मीटर और 1 मीटर का यदि क्यूब है तो उस 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में 8.5 इंटू 10 टू द पावर 28 मीटर 28 इतने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, विच इज वेरी वेरी हाई नंबर। तो यहाँ पे हमें करंट दिया है और हमें नंबर डेंसिटी दी है और हमें यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया है। तो हमें एक फॉर्मूला ऐसा याद है जिसमें ये सारे टर्म्स आते हैं जो थ्योरी वाले पार्ट में नहीं था, लेकिन यहां पर मैं बता देता हूं। आई करंट इज इक्वल टू एन ए ई वी डी। एन ए ई वी डी यह है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यह है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, दिस इज एरिया ऑफ कंडक्टर, नंबर डेंसिटी और यह है करंट। तो यहां से हमें मिल जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू, निकालना क्या है हमें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ही निकालनी है, ड्रिफ्ट स्पीड निकालनी है। तो आ जाएगा हमारे पास I अपॉन एन इंटू ए इंटू ई। तो करंट है हमारे पास 1.5 डिवाइडेड बाय नंबर डेंसिटी इज 8.5 इंटू 10 इज रेज टू द पावर 28 इंटू एरिया है हमारे पास 10 टू द पावर -7 और यहाँ पे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 के बराबर है। तो यहां देख सकते हैं कि 10 टू द पावर -19 और 10 टू द पावर -7 ये कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर 26 माइनस में, और इससे आप कैंसिल आउट कर देंगे तो 10 टू द पावर 2 आपको यहां पे मिलने वाला है। 1.5 1.6 जो है ऑलमोस्ट बराबर हैं, तो ऑलमोस्ट 1 टाइम जो है इसे आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। ऑलमोस्ट थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन में ले रहा हूं और यहां मैंने इसको कम कर दिया है, तो यहां पे मैं इसको बढ़ा देता हूं, इसको मैं 9 कर देता हूं अप्रोक्सीमेटली, तो आपको मिल जाता है यहां पे 1/900 के बराबर। तो यहाँ पे 1/900 मीटर पर सेकंड आपको मिल जाता है। इसे आप लिख सकते हैं 1000 डिवाइडेड बाय 900 मिलीमीटर पर सेकंड, 900 मिलीमीटर पर सेकंड। तो 1020 10/9 अप्रोक्सीमेटली 1.1 मिलीमीटर पर सेकंड आपको यहाँ पे ड्रिफ्ट स्पीड मिल जाती है, विच इज ऑप्शन नंबर 2। तो जब ऑब्जेक्टिव सवाल आपके पेपर में जब आएंगे तो वहां आपको एक सबसे अच्छी खास बात यह है इन ऑब्जेक्टिव सवालों की कि इनमें आपको पूरा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, आप ऐसे छोटा मोटा अप्रोक्सीमेशन मान के सवाल को बहुत ही क्विकली जो है सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो अप्रोक्सीमेशन आप लगा सकते हैं बड़ी आसानी से जब ऑप्शंस आपके काफी ज्यादा दूर दूर हों। जैसे यहाँ 1.1 है, 2.2 है, 3.3 है, तो हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन ऐसा लगा सकते हैं। यदि ऑप्शंस बड़े पास होते 1.1 1.3 1.5 0.9 तो नहीं लगा पाते, तो थोड़ा मुश्किल होता, तो हमें एग्जैक्ट कैलकुलेशन वहां पे करनी पड़ती। लेकिन मैक्सिमम सवाल जो है वो ऐसे अप्रोक्सीमेशन से हो जाएंगे। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेके आया हूं अगेन आपके लिए। अनअकैडमी चैंपियंस लीग इज बैक अगेन। फिर से अनअकैडमी चैंपियंस लीग का टेस्ट हो रहा है जो कि 14th एंड 21st ऑफ नवंबर को होगा ग्रुप स्टेज पे, जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे और 1 घंटे का एग्जाम होगा, 1 से 2 PM होगा। ठीक है बच्चों, और फाइनल्स होगा 28 नवंबर को, जिसमें 75 क्वेश्चंस होंगे और 3 आवर्स का होगा, जो कि 1 to 4 PM होगा। और इसमें बच्चों बहुत अच्छे अच्छे अवार्ड्स हैं। ठीक है ना, ये आप जानते ही हो बहुत अच्छे तरीके से। 5 CR तक के आप इसमें अवार्ड्स जीत सकते हो, इतना बड़ा पूल है, तो चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है बच्चों, और अगर इसमें आप अच्छी रैंक लाते हो ग्रुप स्टेज में तो 1 से 10 पे आपको 20,000 का प्राइस है और 100% स्कॉलरशिप है, यानी कि कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो 100% ऑफ। ठीक है ना, 11 to 30 की रैंक आती है तो 10,000 और 50% इस पे ऑफ, और बाकी का भी आप देख सकते हो। और अगर आप फाइनल में रैंक लेके आते हो तो आपको 1 लाख का कैश प्राइज है और 100% स्कॉलरशिप है। ठीक है ना, ऊपर के टॉप 10 रैंकर्स को, यानी कि 1 से लेके 10 तक 100% स्कॉलरशिप है, और रैंक 1 को 1 लाख, 2 और 3 को 60 और 4 और 10 को 50,000 तक के प्राइस हैं।
ठीक है बच्चों, तो बहुत ही बेहतरीन मौका है अच्छे अच्छे प्राइजेस जीतने का। ठीक है बच्चों, और ये है स्पेशल प्राइज वीक, यानी कि ये जो हफ्ता चल रहा है, अगर इस वीक में आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको बहुत बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है ना, 10 + 10 यानी कि 20% का, अप्रोक्सीमेटली 20% का डिस्काउंट मिल रहा है आप अगर इस स्पेशल वीक में सब्सक्रिप्शन लेते हो तो। ठीक है ना, किस तरीके से, अगर आप आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेते हो और तो मान लीजिए 1 लाख का अगर आपकी फीस है तो आपको बस 81,000 का पड़ेगा वो, यानी कि पूरे 19,000 यानी कि अप्रोक्सीमेटली 20% का आपको फायदा है। प्लस वाला जो है, प्लस में अगर आप देखते हो तो आपको प्लस में भी जो चीज 53,000 की है वो आपको मतलब 53,000 की पड़ रही है आपको 12,000 का ऑफ लेके। ठीक है, तो ये चीज पहले 67,000 की थी, अभी आपको 53 की मिल रही है, यानी कि पूरा 20% ऑफ है। किस वजह से, इस स्पेशल वीक की वजह से। और ये वीक आपका 10 से 17 नवंबर तक है, यानी कि समझ लो आज इसका लास्ट है, मे भी पॉसिबल है 1-2 दिन एक्सटेंड हो सकता है, बट इसका ऑफिशियली आज लास्ट डे है 17 नवंबर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए, ऑल स्टार क्रैश कोर्स बैच। ठीक है ना, 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है ना, एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है ना, 17 नवंबर से। ठीक है ना, 11th का सिलेबस 4 महीने में पूरा कर दिया जाएगा और जितने भी स्टार एजुकेटर हैं अनअकैडमी पे वो सब लोग इसमें आपको कुछ कुछ चैप्टर पढ़ाएंगे। ठीक है ना, ये देखिए सारे के सारे टॉप टीचर्स हैं, ये सब आपको कुछ कुछ पोर्शन पढ़ाएंगे और 11th का पूरा सिलेबस 4 महीने में कर देंगे पूरा। ठीक है ना, तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है। अगर आप किसी तरीके से कहीं पे चूक गए हैं कोई बैच ज्वाइन करने में, ठीक है, तो आप इससे भी अपना काम कर सकते हैं ताकि 12th क्लास में आते आते आप में और किसी रेगुलर स्टूडेंट में कोई डिफरेंस ना बचे। ठीक है बच्चों, और इसके बाद आता है ये IIT JEE मेगा कॉम्बैट। ये इंटीजर क्वेश्चंस का कॉम्बैट है, स्पेशली इंटीजर क्वेश्चंस का। ठीक है ना, जो कि 21 नवंबर को सुबह 11 बजे होगा। 60 मिनट्स में 21 इंटीजर क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना, और ये लेटेस्ट IIT JEE पैटर्न पे बेस्ड है। अगर आप इसमें बहुत अच्छा करते हो तो टॉप 50 रैंकर्स को और 500 लकी पार्टिसिपेंट्स को बहुत अच्छे अच्छे सरप्राइज गिफ्ट मिलने वाले हैं। आप देखिए इसमें iPad मिनी है, सैमसंग टैब है, फिटबिट स्मार्ट वॉच है और ये JBL के हेडफोन्स हैं और Amazon के वाउचर्स हैं। ठीक है बच्चों, तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसके लिए एनरोल कर दीजिए और मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। सवाल नंबर 2 की बात करते हैं, पेज नंबर 101 से लिया है। एवरेज कोलिजन टाइम for electron in a conductor under a certain potential difference is found to be 10 to the power minus 15 second. The mobility of electron in metal conductor is equal to. तो हमें मोबिलिटी बतानी है और हमें दिया हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, हमें रिलैक्सेशन टाइम दिया है और हमें निकालना है टाउ निकालना है। एवरेज कोलिजन टाइम फॉर कंडक्टर, अच्छा एवरेज कोलिजन का टाइम दिया है हमें, रिलैक्सेशन टाइम, मोबिलिटी बतानी है। तो यहां देखिए मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट स्पीड डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट स्पीड डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, और हमें टाउ दिया है सिर्फ। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा कि यहाँ पे ड्रिफ्ट स्पीड जो है उसको मैं लिख सकता हूं E कैपिटल E डिवाइडेड बाय M इनटू टाउ, और नीचे हमारे पास है E, तो E से E कैंसिल आउट हो जाता है और हमारे पास बचता है E इनटू टाउ डिवाइडेड बाय M। ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये रिलैक्सेशन टाइम है। तो यहाँ पे 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 मिलेगा। टाउ की जो वैल्यू है 10 टू द पावर माइनस 15 है, और नीचे आपको मिलेगा 9.1 इंटू 10 इज रेज टू द पावर माइनस 31। सो 19 एंड 15, 19, 5, 24, 34, सो 10 टू द पावर माइनस 31 से 10 टू द पावर माइनस 3 आपको यहाँ पे बचता है, और ये 16/9 लिख सकता हूं इसको, 16/9 90 सॉरी इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, जीरो को हटा दीजिए, इसको 10 टू द पावर माइनस 4 बन जाएगा। तो 16/9 कितना होता है, लगभग 1.2 से थोड़ा सा कम, 2 से थोड़ा सा कम, 2 से थोड़ा सा कम, लेस देन 2 एक नंबर होगा, इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 हमारे पास आंसर होने वाला है। सो लेस देन 2 नंबर और 10 टू द पावर माइनस 4, हमारे पास एक ही ऑप्शन है, ये माइनस 4 है। ठीक है, ध्यान दीजिए माइनस 4 है, ये प्रिंटिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है,
तो ये हमारे पास आंसर आ जाने वाला है, ये मीटर स्क्वायर पर वोल्टेज सेकंड है, पर VS है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। इसके बाद अगला सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, जो पेज नंबर 101 से लिया है। A charged particle is having a velocity of this much. ये वेलोसिटी है चार्ज पार्टिकल के पास in an electric field of this much. तो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी आपको बताना है कितना होगा। तो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी हम जानते हैं कितना होता है, VD डिवाइडेड बाय E के बराबर। तो हमें ड्रिफ्ट स्पीड दिया हुआ है 7.5 into 10 is raised to the power -4 डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड which is 3 into 10 is raised to the power -9। सो 10 to the power -9 जब ऊपर जाएगा तो प्लस में 5 बचेगा, 3 से गया आपके पास, 3 से 25 2.5, तो योर आंसर विल बी 2.5 into 10 raised to the power 5 आपको मिल जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आप यहाँ पे टिक कर दीजिए। ठीक, समझ में आया? अब आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, एनसीईआरटी पेज नंबर 102 पे दिया है, अरेंज द फॉलोइंग मटेरियल्स इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर कंडक्टिविटी, नाइक्रोम, कॉपर, जर्मेनियम एंड सिल्वर। देखिए, एक बात तो हम जानते हैं कि जर्मेनियम का इस्तेमाल होता है सेमीकंडक्टर बनाने में, और बाकी सब जो हैं ये मेटल्स हैं, ये अलॉय है। ठीक है, बाकी सब मेटल्स हैं, अलॉय है। तो जर्मेनियम सेमीकंडक्टर है, तो सेमीकंडक्टर का जो कंडक्टिविटी है, किसका पूछा है, कंडक्टिविटी के बारे में पूछा है, तो कंडक्टिविटी सबसे कम होगा जर्मेनियम का। तो देखिए यहाँ पे सबसे लास्ट में जर्मेनियम कहाँ लिखा हुआ है, सबसे लास्ट में जर्मेनियम सी ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो हम यहीं से समझ गए कि यार थर्ड वाला आंसर ही हमारा होगा। और उसके बाद और याद रखिए कि सिल्वर और गोल्ड जो है वो बहुत ही हाईली कंडक्टिंग जो है मटेरियल होते हैं। तो यहाँ पे सिल्वर दिया है तो सिल्वर का नंबर 1 होना चाहिए, ठीक दिया है। उसके बाद नाइक्रोम जो है उसका इस्तेमाल हीटिंग एलिमेंट बनाने में किया जाता है, इसका मतलब वो रेजिस्टेंस उसका काफी हाई होता है, बट नॉट एज हाई एज द सेमीकंडक्टर बट हायर देन द नॉर्मल मेटल्स। तो नाइक्रोम जो है तीसरे नंबर पे आएगा, उसके बाद आएगा नंबर कॉपर का। तो ये ऑर्डर जो है बिल्कुल सही हमें मिल जाता है। तो ऐसे हमें देखना होता है ना, कि हम रादर देन रेजिस्टिविटीज को रट लें, इससे अच्छा हम ऐसे लॉजिक लगा के इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें काफी चीजें याद नहीं करनी पड़ती, ऐसे लॉजिक से आप कर सकते हैं। इसके बाद अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, जो पेज नंबर 102 पे दिया है। द रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय मैंगनीज। मैंगनीज जो एलॉय है वो, इसकी खास बात ये है, ये एनसीईआरटी की पेज नंबर 102 पे लाइन में लिखी हुई है कि ये इनका जो वेरिएशन है रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ, वो बहुत ज्यादा कम होता है, नेग्लिजिबल होता है। इनका जो रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इनके बारे में 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, पहचानना है कि कौन सा सही है। द रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस रैपिडली विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, नहीं। डिक्रीजेस नहीं, डिक्रीज भी नहीं होती, इंक्रीजेस नहीं। इज लीनियरली इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, बिल्कुल सही लिखा हुआ है कि कोई असर नहीं पड़ता है इनकी रेजिस्टिविटी पर, अप्रिशिएबल चेंज कोई नहीं होता है रेजिस्टिविटी में यदि टेम्परेचर को चेंज किया जाए तो। ठीक बात समझ गए, याद रहेगा मैंगनीज के बारे में। इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो पेज नंबर 104 से लिया है। द ग्राफ ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ टेम्परेचर फॉर कॉपर इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय ग्राफ शोन बिलो, द करेक्ट ग्राफ इज। तो कॉपर के बारे में पूछा गया है, कॉपर का रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ किस तरीके से चेंज होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ऐसा, पहले तो आपको ये सोचना है कि कॉपर एक मेटल है और मेटल का रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ बढ़ता है। तो ऐसा जो भी ग्राफ है जिसमें रेजिस्टिविटी घट रहा है तो उसको आप पहले ही कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ये गलत है, यहां पे बढ़ रहा है, यहां पे बढ़ रहा है, यहां पे बढ़ रहा है, तो इन तीनों में से हमारा आंसर होने वाला है। अब हमें बात आ जाती है कि आपने याद है या नहीं इंफॉर्मेशन। तो कॉपर का आपको ग्राफ याद रखना है। कॉपर का रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के साथ जो वेरिएशन है वो होता है इस तरीके से। जो नाइक्रोम का होता है, नाइक्रोम का होता है इस तरीके से। नाइक्रोम का जो वेरिएशन है रेजिस्टिविटी के साथ वो होता है ऐसे, और सेमीकंडक्टर का जो वेरिएशन है वो होता है ऐसे। तो ये एक सेमीकंडक्टर के लिए ग्राफ है, ये नाइक्रोम के लिए ग्राफ है, और ये हमारा कॉपर के लिए ग्राफ है। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। तो सी ऑप्शन जो है हमारा सही होगा, ये सी ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। अच्छा, ये सेकंड ही था, अच्छा ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन सही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़े, पेज नंबर 104 से लिया हुआ है। सवाल कहता है आपसे कि विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है। तो यहां देखें कि इन अ मेटल नंबर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, बिल्कुल सही बात है। नंबर डेंसिटी जो है वो एक मटेरियल स्पेसिफिक वैल्यू है, वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट लिखा है। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रिलैक्सेशन टाइम इन मेटल डिक्रीजेस, बिल्कुल सही बात है। रिलैक्सेशन टाइम होता है कि एवरेज कोलिजन में लगने वाला समय। तो टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं तो वो
रैंडम जो मोशन है उनका वो बढ़ जाता है, तो वो ज्यादा जल्दी जल्दी टकराते हैं। ज्यादा जल्दी जल्दी टकराने का मतलब उनका जो कोलिजन का फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाता है, और इसका मतलब कोलिजन में जो टाइम है वो घट जाता है, और भी कम कम समय में वो आपस में टकराते हैं। ये मेटल में देखा जाता है, तो दूसरा ऑप्शन भी सही है। फॉर सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर्स नंबर डेंसिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। बिल्कुल ठीक बात है। इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर की जब बात करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने पर नए फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो जाते हैं। नए इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आ जाते हैं, और जो रेजिस्टिविटी है ओवरऑल वो कम हो जाती है। तो थर्ड ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव हमारा सही चॉइस होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं अगले सवालों की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। सवाल जो है पेज नंबर 105 से लिया हुआ है। नाइक्रोम हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 75.3 ओम at 30 degrees Celsius. The resistance of nichrome becomes 85.8 when current passes through it. If average temperature coefficient of resistance of nichrome is this much, the temperature of nichrome now is equal to. तो हम एक बात जानते हैं कि नाइक्रोम के बारे में कि नाइक्रोम का रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ बढ़ता है। तो देखिए रेजिस्टेंस यहां पे 75.3 से 85.8 हो गया है, यानी टेम्परेचर में इंक्रीमेंट आया है, रेजिस्टेंस में इंक्रीमेंट आया है, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ गया होगा। तो मैं मान लेता हूं कि टेम्परेचर बढ़ के 30 डिग्री सेल्सियस से हो चुका है T के बराबर, एंड T इज ग्रेटर देन 30। तो मैं फॉर्मूला यहां पे लगा सकता हूं कि रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। तो रेजिस्टेंस बढ़े हुए टेम्परेचर पर है 85.3 और इज इक्वल टू आर नॉट कितना है, यानी कम टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस 75.3, और यहां पे आ जाएगा आपके पास 1 प्लस अल्फा हमारे पास है 1.7 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू डेल्टा टी, ज्यादा टेम्परेचर माइनस कम टेम्परेचर। तो ये हमें रिजल्ट यहां पे मिल जाता है। अब इसको सॉल्व करना है कैसे, आप इसको पहले करिए डिवाइड। तो आएगा 853 डिवाइडेड बाय 753 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1.7 इंटू 10 टू द पावर -4, और यहां आ जाएगा t माइनस 30। तो ये आप यदि सॉल्व करेंगे 858 है ये, और ये 753 है, तो इसको 853 मान लेता हूं मैं अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, इसको अप्रोक्सीमेटली 853 मान लेता हूं, तो आपको ये मिलेगा 100 डिवाइडेड बाय 753 इंटू 1.7, और यहां आ जाएगा 10 टू द पावर 4, यानी कि 100 इंटू 100। तो ये वैल्यू मिल जाती है हमें t माइनस 30 की। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, ये 750 आप इसे मान लीजिए, तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 5 से ये चला गया 2 बार, और 5 से ये चला गया 15 बार, 5 से गया 5 बार, और 5 से गया आपके पास 20 टाइम्स। तो ऊपर मिल जाता है आपको 40 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 1.7, यानी कि 8.5 के आसपास मिल जाता है। तो ये लगभग आपको क्या मिल जाएगा, देख लीजिए इसको, ये मिल जाएगा आपको 8.5 को डिवाइड करेंगे 40 में, तो 8 गया 5 से थोड़ा सा कम आपको मिलने वाला है, लगभग 5 से कम थोड़ा सा मिलने वाला है। थोड़ा सा गड़बड़ यहाँ पे हुआ है, देखिए एक बार 753 एंड 853 लगभग, तो यहाँ पे 100 बचेगा, नीचे 753 बचेगा, और यहाँ पे बचेगा 1.7 नीचे, और 10 टू द पावर 4 ऊपर आएगा 0 0। उसके बाद मैंने यहाँ 0 से एक 0 को काट दिया था, उसके बाद 5 से 15 बार, 5 से गया 2 बार, उसके बाद 5 से गया ये 3 बार, 5 से गया ये 3 बार, और ये गया 5 से 20 बार, तो ये 40, और नीचे 17 51 5 आपको मिलने वाला है, लगभग 5, तो 5 से गया 8 बार, मिल गया आपको 800। तो यहां से अब t माइनस 30 इज इक्वल टू 800, t इज इक्वल टू 830 के आसपास आना चाहिए, 830 के आसपास आंसर आना चाहिए। तो 830 के सबसे पास जो ऑप्शन है वो 850 है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सवाल को सॉल्व कर सकते हैं अप्रोक्सीमेशन की सहायता से। पेज नंबर 105 पे सवाल था, ठीक सवाल था, ऐसे सवाल आते हैं तो तैयार रहिएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10 पेज नंबर 111 से लिया है। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट among the following statement is, तो हमें चूज करना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब पढ़िए एक एक करके।
EMF of a cell is the potential difference between its positive and negative electrodes in an open circuit. ओपन सर्किट का मतलब जब करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो करंट यदि सेल में जा रहा है 0, तो हम कह सकते हैं कि उसके अक्रॉस जो टर्मिनल वोल्टेज है वो EMF के बराबर होता है। हम जानते हैं कि V जो है टर्मिनल वोल्टेज वो होता है E प्लस माइनस IR के बराबर। यदि करंट यदि 0 है, क्योंकि ओपन सर्किट है, तो B की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? E के बराबर। V की वैल्यू E के बराबर हो जाएगी। तो इसका मतलब स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, हमें पहचानना है, लेकिन इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें यहां पर पहचानने हैं। दूसरा स्टेटमेंट है कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ड्राई सेल इज मच हायर देन कॉमन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। बिल्कुल ठीक बात है, ड्राई सेल का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के कंपैरिजन में। इसके बाद थर्ड ऑप्शन कहता है कि द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल कैन बी 0। देखिए हम जानते हैं कि डिस्चार्जिंग के समय E जो है वोल्टेज जो है टर्मिनल वोल्टेज वो होता है E माइनस IR। तो क्या ये 0 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, यदि E की जो वैल्यू है IR के बराबर हो। E की जो वैल्यू है IR के बराबर हो, यानी कि शॉर्ट सर्किट सेल को कर दिया जाए। यदि सेल को शॉर्ट सर्किट कर दिया जाए, तो वहां पर हम कह सकते हैं कि टर्मिनल वोल्टेज 0 के बराबर है। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक लिखा है। डी ऑप्शन कहता है कि व्हेन करंट पासेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल इनसाइड इट, यानी कि सेल के अंदर करंट बह रहा है कहां से कहां तक? पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी कि इधर से इधर ऐसे। तो इसका मतलब समझे दया क्या हो रहा है यहां पे? चार्जिंग ऑफ सेल हो रही है। चार्जिंग ऑफ सेल यहां पे हो रहा है, चार्जिंग ऑफ सेल। फिर कहा है आगे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज लेस देन इट्स EMF। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा चार्जिंग के केस में E प्लस IR, और ये ज्यादा है EMF से, ना कि कम। तो यहां पे जो लेस लिखा है इसकी वजह से ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन डी हमें सही बताना है कि यही गलत है। वही पूछा है कौन सा गलत है, तो डी ऑप्शन गलत है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले सवाल, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, जो पेज नंबर 111 से लिया है। When a current of 2 ampere flows in a battery from its negative to positive terminal, the potential difference across it is 12 volt। सवाल समझिए ध्यान से कि एक बैटरी है कुछ इस तरीके से। बैटरी का EMF हमें नहीं पता, इंटरनल रेजिस्टेंस का भी कोई नहीं है अंदाजा कि क्या है। तो जब 2 एम्पियर करंट फ्लो होता है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बैटरी के अंदर, तो नेगेटिव से पॉजिटिव करंट जा रहा है, इसका मतलब डिस्चार्जिंग हो रही है। और डिस्चार्जिंग हो रही है तो इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो होता है E माइनस IR के बराबर। और कहा जाता है कि 2 एम्पियर करंट फ्लो करवाने से 12 वोल्ट का टर्मिनल वोल्टेज मिलता है। सो 12 इज इक्वल्स टू E माइनस 2 into R, इक्वेशन नंबर 1। If a current of 3 ampere is flowing in opposite direction, it produces a potential difference of 15 volt। यदि सेम सेल में ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाते हैं 3 एम्पियर, तो वोल्टेज जो है टर्मिनल वो हमें मिलता है 15 वोल्ट के बराबर। तो यहां मैं लिख सकता हूं चार्जिंग के केस में टर्मिनल वोल्टेज E प्लस IR के बराबर होता है। तो वोल्टेज है 15 के बराबर, E प्लस I की वैल्यू है 3 into R, क्वेश्चन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहां से E की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 प्लस 2R, और ये कहां पे रख दीजिए आप ये उठा के यहां रख दीजिए। तो आपको देखिए रिजल्ट मिलता है 15 is equals to E, which is 12 plus 2R plus 3R, and this is equals to 5R and this is equals to 3। तो हमें R की वैल्यू मिल जाती है 3/5, which is 0.6 ओम। तो हमें इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे पता चल जाता है 0.6 ओम के बराबर, और ये वैल्यू यदि हम यहाँ पे रख देते हैं तो हमें EMF की वैल्यू मिल जाती है 12 plus 2 into 0.6, तो 1.2 plus 12 आपको मिल जाएगा, which is 13.2 वोल्ट के बराबर। सो 13.2 वोल्ट हमें EMF उस सेल का मिल जाता